तो दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आप लोग के बीच संपूर्ण बायोलॉजी का वैसा क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। कहा भी जाता है पढ़ना वही चाहिए जो एग्ज़ाम में आता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अपना जो चैप्टर है पोषण, उससे कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो देखिएगा। इससे अगर सबसे पहला कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं पोषण क्या है। पोषण क्या है छोटू, अगर इसकी बात किया जाए ना पोषण की, तो आपको लिखना क्या है, वह विधि जिस विधि के अंदर जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं, पोषण। वह विधि या वह प्रक्रिया जिस विधि के अंदर जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं, पोषण। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन छोटू पूछा जाएगा, उसमें आएगा आपका पोषण के प्रकार। अगर पूछा जाए तो पूछेगा पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार में आप जानते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहला होता है छोटू स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण की बात किया जाए तो ज्यादा नहीं लिखना है, वहां पे लिखना है जो जीव पोषण के लिए अपने आप पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण अर्थात पेड़ पौधे। और जो जीव पोषण के लिए अपने आप पर निर्भर न रहकर दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं परपोषण अर्थात दुनिया में पादप को छोड़कर सभी जीव। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो छोटू आपको भी पता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इनके समीकरण को दर्शाएं। देखिए छोटू, सबसे पहले तो हम ये चीज जान जाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। बोलेगा प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत पादप सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पत्तियों पर भोजन बनाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसका समीकरण पूछता है तो समीकरण लिखिएगा 6CO2 प्लस 12H2O। उसके बाद लिखिएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बट्टा क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद उत्पाद के रूप में अपना बनता है C6H12O6। उसके बाद बोलिएगा 6O2 प्लस 6H2O। ई आप याद रखिएगा, ई पूछा जाता है तो कोई पूछे बताइए छोटू प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कि पादप में संपादित होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पादप सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल एवं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं तो अगला आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है छोटू आपका अमीबा के बारे में, अमीबा के पोषण के बारे में। तो आप जानते हैं अमीबा में पोषण के लिए एक अलग अंग पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, कूटपाद। क्या कहते हैं, कूटपाद। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो बोलिएगा यह 3 प्रक्रिया से भोजन को ग्रहण करता है। पहला ग्रहण करता है जिसको कहते हैं अंतःग्रहण, ठीक है। उसके बाद दूसरा करते हैं जिसको कहते हैं पाचन, ठीक है। और तीसरा जो होता है ना, तीसरा अपना उसको कहते हैं निष्कर्षण। तो याद रखिएगा, तो पहला अंतःग्रहण, पाचन और निष्कर्षण की बात किया जाए तो इन तीनों के बारे में कोई पूछे तो बताइएगा जब अमीबा भोजन को देखता है तो अपने शरीर में एक विशेष अंग को प्रकट करता है। जब अमीबा पोषण को देखता है या भोजन को देखता है तो अपने शरीर में एक विशेष अंग को प्रकट करता है, ठीक है। और यह अंग के जरिए वह भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश करता है जिसे हम अंतःग्रहण कहते हैं, ठीक। जब भोजन शरीर के अंदर प्रवेश हो जाते हैं तो भोजन का समुचित एंजाइम एवं हार्मोन के द्वारा पाचन किया जाता है जिस कारण से भोजन पच जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और निष्कर्षण करने की बात किया जाए, अगर भोजन बाहर निकल जाते हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे छोटू, निष्कर्षण कहेंगे। यह था आपका क्या, अमीबा के बारे में इतना चीज लिखना है। चलिए उसके बाद आप लिख दीजिएगा अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद
यहां से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है सो बताते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, ठीक, या पत्ती किस कारण से हरी रहती है, तो क्या बोलिएगा, क्लोरोफिल। उसके बाद अगर और क्वेश्चन पूछे तो पूछा जाता है जो बताइए पत्तियों में कौन सा रसायन, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कौन सा ऐसे जीव है जिन्हें स्वपोषी एवं परपोषी के बीच की कड़ी कहा जाती है, तो ये याद रखिएगा, बोलिएगा युगलिना। ये तीनों चीज याद रखिएगा। उसके बाद बोलेगा कि अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, किस विधि के द्वारा पोषण होता है, तो कूटपाद विधि के द्वारा पोषण होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला चलते हैं पाचन की प्रक्रिया में। तो आज तक न पाचन का प्रक्रिया पूछा है न पूछेगा, ये भी बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे पाचन की प्रक्रिया तो बोलिएगा शरीर में ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हम पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, जिस पोषक तत्व की बृहत मात्रा यानी बड़े बड़े अणु को विभिन्न एंजाइम एवं हार्मोन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर शरीर में ऊर्जा प्रदान करने की विधि क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। उसके बाद अगर पाचन में बात किया जाए शरीर के अंगों का, तो शरीर में अंग पाचन में सबसे पहला आता है मुख गुहा। क्या आता है, मुख गुहा। अगर इसकी बात किया जाए मुख गुहा की, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, तो आप सीधा बोलिएगा क्या, मुख गुहा। इसके अंदर दांत पाए जाते हैं, मुख गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं, दांत। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मानव में कितने बार दांत आते हैं, तो मानव में 2 बार दांत आते हैं, याद रखिएगा। पहला बार जो आता है ना इस पे सुनना लगा ना दीजिए, पहला बार जो आता है उसकी संख्या क्या होती है, 20, और इसमें 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है, 32। यानी संपूर्ण जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 32, लेकिन आते कितना बार है, 2 बार। और इसमें से पहला बार जो आते हैं उसको कहते हैं दूध का दांत, और दूसरा बार जो आते हैं उसको कहा जाता है अस्थाई दांत। तो इसके बारे में कोई पूछे तो अस्थाई दांत कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। पहला होता है कृंतक, कृंतक। दूसरा होता है कृंतक रदनक। उसके बाद होता है चवर्णक, चवर्णक। उसके बाद होता है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। देखिएगा तो कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक की बात किया जाए तो काटने वाले दांत को क्या कहते हैं, कृंतक। काटने वाले दांत को क्या कहते हैं, कृंतक। जो कि अपने नाक के नीचे पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कृंतक। रदनक की बात किया जाए तो फाड़ने वाले दांत को क्या कहते हैं, रदनक। उसके बाद जो कि अपना आंख के नीचे पाया जाता है। उसके बाद चवर्णक और अग्र चवर्णक, इनका काम होता है पीसने और चबाने का। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है छोटू, तब मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है एनामेल। क्या होता है, एनामेल, जो कि दांत के ऊपरी परत पर पाए जाते हैं। इनका रंग प्राय कैसा होता है, सफेद। लेकिन मानव शरीर का अगर मानव दांत का आंतरिक परत का के बारे में पूछे तो उसके बारे में बोलिएगा डेंटाइन। क्या होता है, डेंटाइन, जिसका रंग प्राय क्या होता है, पीला होता है। यहां से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते मुख गुहा से। इसके बाद अगर बात की एक क्वेश्चन आ सकते हैं तो स्वाद कलिका के रूप में क्या पाए जाते हैं, तो वो आप भी जानते हैं क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आगे लिख दीजिएगा 5 नंबर में पूरा पाचन का पाचन जो मैंने पढ़ाया गया था, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में पाचन के बारे में एक वीडियो है, उसमें आप लिखिएगा जो जब मुख गुहा के बारे में लिख दीजिएगा तब लिखिएगा ग्रास नली। लिखिएगा ग्रास नली एक लंबी पाइप की नली की संरचना होती है जिसमें कर्माकुंचन के द्वारा भोजन पहुंचता है। कर्माकुंचन के द्वारा भोजन पहुंचने के बाद अमाशय में जाते हैं जो कि 3 भागों में बटे होते हैं, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। और ये तीनों भाग मिलकर पाचन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में भोजन पहुंचने के बाद छोटी आंत 3 भागों में बटे होते हैं, इलियम जेजुनम, उसके बाद एक और है ग्रहणी इलियम जेजुनम, उसमें पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब वहां पर पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है और वहां से यह क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो छोटू ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दूसरा चैप्टर श्वसन से। तो श्वसन में जो पूछा जाता है वो कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है जो श्वसन का परिभाषा बताइए। तो श्वसन की परिभाषा जो ही कोई पूछे, श्वसन का परिभाषा कोई पूछे
श्वसन का, तो घबराना नहीं है, बस सीधा लिखना है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव है जो उच्च श्रेणी के जीव है, उच्च श्रेणी के जीव है, वो क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर ग्लूकोज के ऑक्सीजन के उपस्थिति में, वायुमंडल से जितने भी बहुकोशिकीय जीव है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। उसके बाद यहां से पूछा जाता है श्वसन अंग ऑब्जेक्टिव में। तो आपको बता दूं कि जितने भी जलीय जीव हैं उनका श्वसन अंग होता है गलफारा यानी गिल्स। उसके बाद जितने भी स्तनधारी होते हैं उनका श्वसन अंग की बात किया जाए तो उसमें आते हैं फेफड़ा यानी लंग्स। उसके बाद जितने भी कीट पतंग होते हैं उसका श्वसन अंग होता है ट्रेकिया। तो एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन, बताइए मच्छर का श्वसन अंग तो क्या बोलिएगा, ट्रेकिया भाई। उसके बाद पूछे तिलचट्टा का श्वसन अंग तो क्या बोलिएगा, ट्रेकिया। ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहां से पूछा जाता है श्वसन के प्रकार। तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। इसके बारे में पूछे तब बोलिएगा ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन। बोलिएगा ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया, ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही होती है। उसके बाद लिख दीजिएगा ऑक्सी श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में बहुत ही कम ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात। उसके बाद यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है परिवहन। तब परिवहन में याद रखिएगा आपको एक एकदम पक्का फिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है। धमनी की बात किया जाए तो बोलिएगा धमनी के बारे में, इसकी दीवार क्या होती है, मोटी होती है, और यह एक प्रकार का ऐसी रक्त वाहिनियां हैं जो शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का क्या करती है, परिवहन करती है। उसके बाद अगर शिरा की बात किया जाए तो शिरा शरीर के सभी भागों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लाके कहां तक जमा करता है, फेफड़ा तक जमा करता है। धमनी में रक्त की गति 180 होती है, जबकि शिरा में रक्त की गति 80 होती है, 120 होती है उसमें, और इसमें 80 होती है। अगर बात किया जाए इनकी तो रंग की बात कर दिया जाए तो इनका रंग लाल होता है धमनी का, लेकिन शिरा का रंग नीला होता है। इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए रक्त मापने वाले यंत्र, रक्त की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आप लोग जानवे करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। हृदय की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप यानी आला। एक बार में कितना बार हृदय धड़कता है, 72 बार। बस सिंपल सी क्वेश्चन। उसके बाद अगला आता है जनन। तो जनन में आपका जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एकदम VVI क्वेश्चन है। जो लैंगिक एवं अलैंगिक जनन क्या है, सबसे पहले पूछा जाता है क्या, जनन किसे कहते हैं, ठीक, इनके प्रकार। तब प्रकार जनन की बात किया जाए तो बोलिएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपस में एक प्रक्रिया करते हैं जिसे क्या कहते हैं, जनन। इसकी प्रकार की बात किया जाए तो यह दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है एगो लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। पहला सेक्सुअल और दूसरा बाइसेक्सुअल। ठीक है। इसके बारे में कोई पूछे तब बोलिएगा जनन की वह विधि जिसमें एक जीव दो जीव भाग लेते हैं। जनन की वह विधि जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, दूगो भाग लिया तो एगो मेल और एगो फीमेल तो जरूर होगा। तो जनन की वह विधि जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेक्सुअल। और जनन की वह विधि जिसमें एक जीव भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके प्रकार। तो इनका प्रकार की बात किया जाए तो इनके प्रकार में सबसे पहला आता है द्विखंडन, जो कि अमीबा में होता है। बोलिएगा कि वैसे जीव जो अपने शरीर को दो भागों में बंटकर संतान को उत्पन्न करते हैं उसे द्विखंडन कहते हैं। दूसरा आता है बहुखंडन। बोलिएगा वैसे जीव जो शरीर को बहुत सारे भागों में विभाजित करके क्या करते हैं, शिशु का उत्पादन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। उसके बाद आपका आता है मुकुलन। इसमें बोलिएगा जो मुकुलन जो होते हैं ना, मुकुलन वो जितने भी पादप है ना, पादप लगभग पादप में उनमें से कलिका निकल जाती है, यानी जीवों के शरीर से कलिका निकल जाती है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जीवों के शरीर से कलिका निकलती है
और ये कलिका पुनः स्वतंत्र हो जाता है। तो जो ही पूछे ना तो इसका दो ही उदाहरण है, एक है ईस्ट और दूसरा है हाइड्रा। उपयुक्त सभी अर्थ दिया रहेगा, उससे नहीं डरना है, सीधा मारिएगा, या तो हाइड्रा मारिए नहीं तो ईस्ट मारिए, बस इन दोनों में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। उसके बाद आपका आता है अगला छोटू कायिक प्रवर्धन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है गुलाब लगाना किसका उदाहरण है? गुलाब लगाना किसका उदाहरण है? द्विखंडन का, बहुखंडन का, कायिक प्रवर्धन का या मुकुलन का? तो आप क्या मारिएगा? कायिक प्रवर्धन। इसके बारे में कोई पूछे तब बोलिएगा कायिक प्रवर्धन एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि है, जिस विधि के अंदर जीवों के कायिक भाग, तना, पत्ती, फूल से क्या किया जाता है? नए पादप का निर्माण कर लिया जाता है बिना बीज की उपस्थिति में। चलिए, बहुत अच्छी बात। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आप लोग देख लीजिएगा जनसंख्या नियंत्रण की विधि, और जो आएगा वो आपको पता होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में आता है आपका मेंडल का प्रयोग। तो इसमें से पूछा जाता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक के थे, क्या मानिएगा? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चलिए देखिए, उसके बाद कोई पूछा जाता है जो अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता पूछा जाता है तब बोलिएगा जॉन ग्रेगर मेंडल। तो पूछा जाता है मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका चयन किया था? तो मटर के पौधा का चयन किया था। क्यों किया था मटर के पौधा का चयन? क्यों किया था? तब बोलिएगा हम जानते हैं कि मेंडल एक प्रकार का पुजारी था, ठीक, वो बगीचा में मटर के पौधे को उगाया करता था, जिस कारण से उन्होंने उस पर प्रयोग किया था, क्योंकि मटर का पौधा एक ऐसा पौधा था जिनकी जीवन अवधि बहुत कम थी और उस पर जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रयोग संभव था। इतना ही नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का तो प्रयोग संभव था, और इसकी बहुत ज्यादा प्रजाति थी, जिस कारण से यह बहुत ज्यादा जैव विविधता वाला पौधा था। इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। उसके बाद कोई पूछे यहां से, तब बोलिएगा अगर बोलेगा हीमोफीलिया क्या है, तो उसके बोलिएगा, ये भी क्वेश्चन है, अनुवांशिकी रोग के बारे में पूछा जाता है। तो हीमोफीलिया के बारे में अगर कोई पूछे तो उसको बताइएगा यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, जिस रोग के अंदर शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी आ जाती है, और जिसमें प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी आ जाती है उसका शरीर का अगर कोई अंग कट फट जाता है ना, तो उनसे रक्त का प्रवाह होते रह जाता है और कभी नहीं रुकता है। चलिए ये ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछे, अनुवांशिक बहुत से पूछे जाते हैं कि गलत यौन संबंध के कारण कौन से रोग होते हैं, तो उसमें याद रखिएगा आपका आता है गोनोरिया और सिफिलिस। ये सब क्या है? पहला याद रखिएगा गोनोरिया और दूसरा होता है सिफिलिस। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहां से पूछा जाता है कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का सिद्धांत क्या था? भाई लेमार्क का सिद्धांत क्या था? तो छोटू याद रखिएगा, लेमार्क का कथन था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, लेकिन डार्विन का कथन था प्राकृतिक का वर्ण का सिद्धांत। उसके बाद यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं छोटू समजात एवं असमजात अंग, समजात असमजात। देखिए इसकी बात किया जाए ना, तो समजात की बात किया जाए तो सीधा बोलिएगा वैसे अंग जिसका कार्य एवं वैसे अंग जिसके उत्पत्ति समान और कार्य भिन्न भिन्न, समजात अंग। और वैसे अंग जिसका कार्य समान उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? और समजात अंग। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, समजात एवं अंग और समजात अंग। उसके बाद छोटू आपका आता है पादप हार्मोन चैप्टर। तब पादप हार्मोन चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि फल पकने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन याद रखिएगा। कृत्रिम रूप से पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो एसिटिलीन रखिएगा। उसके बाद वृद्धि वर्धक हार्मोन की बात किया जाए तो वृद्धि वर्धक में आपका एक आता है एबिसिसिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जो बताइए टेस्टोस्टेरोन को कौन स्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन, तो इन्हें टेस्टोस्टेरोन दिया है, बस मादा मार देते हैं। टेस्टोस्टेरोन, टी से टेस्टोस्टेरोन और टी से टिस्टिस, यानी ब्रीसन। और ब्रीसन कहां पाया जाता है छोटू? नर में। तो ये क्या है? टिस्टिस। उसके बाद बोलेगा आत्महत्या की थैली, तब बोलिएगा लाइसोसोम। उसके बाद अगर कोई पूछे जो मतलब कौन सा ऐसी शरीर की ग्रंथि है जिसे सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है या मास्टर ग्रंथि कही जाती है, तो बोलिएगा पीयूष ग्रंथि। ये सब छोटू याद रखिएगा, पादप हार्मोन याद रखिएगा। उसके बाद आपको बहुत सारा चीज यहां से याद रखना पड़ता है
कि गाढ़े एवं दूधिया दर को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा लेटेक्स कहा जाता है छोटू। उसके बाद अगर बात किया जाए आगे, तो लास्ट चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पूछा जाता है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक को समझाएं। उत्पादक बोलिएगा, उत्पादक की बात आता है ना तो सीधा का सीधा बोलिएगा उत्पादक में इसके अंतर्गत पृथ्वी पर के जितने पादप होते हैं ना वो आते हैं। पूछा जाएगा पर्यावरण में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत, तो सीधा बोलिएगा सूर्य। उत्पादक में पूछे तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधा, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता में पूछे तब बोलिएगा इसके अंतर्गत ना, उपभोक्ता के अंतर्गत ना पृथ्वी पर का जीव जंतु आते हैं, जिनमें आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक एवं तृतीयक। इसमें अगर पूछे तब बोलिएगा इसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी तीनों आते हैं। उसके बाद अपघटक के बारे में पूछे तब बोलिएगा अपघटक के अंतर्गत सूक्ष्मजीव एवं पक्षियां आते हैं। आहार श्रृंखला के बारे में पूछे तब बोलिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने जितने भी जीव हैं वो जीव अपने पोषण के लिए एक जीव दूसरे जीव पर, दूसरे जीव तीसरे जीव पर और तीसरे जीव चौथे जीव पर एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं और एक श्रृंखला के रूप में आहार को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। तो छोटू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारा क्वेश्चन के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। तो मैं आपको बता देता हूं कि RVS टीचिंग की ओर से आप सभी को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जाइए, जरूर बनेगा, टेंशन नहीं लेना है।